जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, करेंगे इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी। और इसी तरह हम चंबा के बारे में भी बात करेंगे। चंबा की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो चंबा जिला का जो गठन हुआ था, यानी चंबा जिला की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंडली, इसका जो मुख्यालय है वो है मंडी में। मुख्यालय वो जो होता है जहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा कंट्रोल होता है। तो चंबा मंडी जिला का जो मुख्यालय है वो मंडी में है। बात करें इसके जनसंख्या घनत्व की, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, तो इसका जनसंख्या घनत्व जो है 253 है। इसी तरह आगे हम इसकी जो साक्षरता है, जो इसका लिटरेसी रेट है, उसके बारे में बात करें तो मंडी जिला का जो लिटरेसी रेट है वो 82.81% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें मंडी जिला का कुल क्षेत्रफल, तो मंडी जिला का जो कुल क्षेत्रफल हमारा है वो है 3950 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 7.09% बैठता है। तो ये मंडी जिला का क्षेत्रफल है। बात करें इसकी जनसंख्या की, टोटल जनसंख्या की बात करें तो मंडी जिला की जो टोटल जनसंख्या है वो है 9,99,518, जो कि 2011 का आंकड़ा है। और जो एचपी की जो टोटल ऑल ओवर जनसंख्या का ये 14.58% है। इसी तरह बात करें इसकी सेक्स रेशो की, लिंग अनुपात की, तो 1012 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। बात करें इसकी 10 की वृद्धि दर की, 10 की वृद्धि दर वो दर होती है जो कि जनसंख्या में आपकी 10 सालों में बढ़ती है। तो जो इसकी मंडी जिला की 10 की दर है वो है हमारी 10.89%। 2011 में आंकड़ा आया था। मंडी जिला के कुल गांव की बात करें तो मंडी जिला में जो कुल हमारे गांव हैं वो है 3,338, जिसमें से 2,833 जो है आबाद गांव हैं। इसी तरह टोटल पंचायतें मंडी जिला में है हमारे 473। बात करें इसके विकास खंड की, विधानसभा क्षेत्रों की, विकास खंड जितने हमारे किसी जिले में विकास खंड होते हैं उतनी ही हमारी विधानसभा की सीटें भी होती है। तो मंडी जिला में जो टोटल विकास खंड है वो 10 हैं और इसमें विधानसभा की भी 10 सीटें हैं। तो मतलब मंडी जिला से कुल मिलाकर जो है हमारे 10 एमएलए बनते हैं। बात करें शिशु लिंग अनुपात की, तो जो शिशु लिंग अनुपात है वो है 912 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें, जो जनसंख्या गांवों में बसती है मंडी जिला में वो है 9,36,894, जो कि 93.74% है मतलब मंडी की जनसंख्या का। अब बात आती है इसकी मंडी जिला की जो हमारे पास जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि इसके साथ किस किस जिले की सीमाएं लगती हैं। तो मंडी जिला में जो सीमाएं हमारे पास लगती है, मंडी सबसे पहले बात करें, मंडी जिला जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसके साथ जो पूर्व में जो है कुल्लू, पश्चिम में बिलासपुर और हमीरपुर, उत्तर में जो है कांगड़ा तथा दक्षिण में सोलन और शिमला की जो सीमाएं लगती हैं। तो मंडी जिला की टोटल हम बात, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मंडी जिला के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, तो इन जिलों की जो सीमा है मंडी जिला के साथ हमारी लगती है। बात करें हम इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की, मंडी जिला में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो मंडी जिला में सबसे पहले जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है वो है धौलाधार श्रृंखला, और यह जो श्रृंखला है मंडी के पूर्वी सीमा पर स्थित है। और जो इस श्रृंखला की विशेष बात है, यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है नागरू। तो इसकी जो हाइट है, जिसकी जो ऊंचाई है नागरू चोटी की, वो है 4400 मीटर। और ये चोटी जो है इस पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है। तो एक ऑप्शन भी हमारे पास आ सकता है कि मंडी जिला की जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसमें जो चोटी है उसका नाम बताएं, तो उसका नाम है नागरू। और इसमें जो टोटल जो इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 4400 मीटर। दूसरी जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है वो है घोगरधार। तो दोस्तों घोगरधार में घोगरधार की एक फेमस बात है, उसका मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि घोगरधार किस लिए प्रसिद्ध है। घोगरधार, एक तो घोगरधार जो है, घोगरधार के जो अंदर है जो दो जगह हैं उसमें गुम्मा और हमारा दरंग जो है वहां पे एक तो नमक के खाने हैं। सेकेंडली क्या है कि जो हमारा इस धार के थ्रू जो है एक
लोकल स्टोरी भी है, जो कि पहाड़ी होंगे, जो हिमाचल सब मैक्सिमम सभी हिमाचली हैं, तो वो जानते भी होंगे कि जो घूघर धार है, जो अभी ये मंथ चला हुआ है, जैसे कि भादुर का महीना चला है लोकल में, तो इस मंथ में क्या है, देवी देवता और राक्षसों के बीच आपस में युद्ध होते हैं, जिससे कि ये डिसाइड होता है कि आने वाले टाइम पे फसल कैसी होगी या कितना नुकसान होगा। तो वो उसी ये युद्ध जो है उसी इसी धार में होता है, तो वो है घूघर धार। तो गोकर्णधार में जो फेमस दो चीजें हैं वो है गुम्मा और द्रंग में नमक की खाने। तो एक ऑप्शन भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो एक ऑप्शन हमसे पूछा जा सकता है कि जो गुम्मा और द्रंग में जो नमक की खाने हैं वो कौन से पर्वत श्रृंखला में है, तो उसका आंसर आएगा गोकर्णधार। इसी तरह हम बात करें सिकंदरधार की, अगली इसकी में सिकंदराधार है। सिकंदराधार का जो नाम पड़ा है वो सिकंदर लोधी के नाम पे पड़ा है, क्यों जिन्होंने जो है कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था। तो एक ये भी हमारी इसी पर्वत श्रृंखला है। और जो चौथी है वो है बैरकोट। और ये जो बैरकोट धार है ये हमारी रुवालसर से होकर सुकेत तक जाती है। अब हम बात करें मंडी जिला की जो नदियां हैं, मंडी जिला में कितनी नदियां बहती है, कौन कौन उनकी सहायक नदियां हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मंडी जिला में जो सबसे पहले हम बात करें सतलुज नदी की, तो मंडी जिला में जो सतलुज नदी है वो फिरन नामक स्थान पे जो है मंडी में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी जिले में की सीमा बनाती है। तो ये हो गया हमारे पास कि एक ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि मंडी जिला में जो है सतलुज नदी जो है किस स्थान पे जो है प्रवेश करती है। तो इसका जो आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का आएगा, वो गांव का नाम है फिरनू। फिरनू गांव में जो है सतलुज नदी मंडी जिला में प्रवेश करती है। अगली इसमें जो सबसे मेन नदी है ब्यास नदी। और ब्यास नदी के बारे में हम बात करें तो इसका जो नाम पड़ा है वो व्यास ऋषि के नाम पे पड़ा है, और इसका जो पुराना जो वैदिक नाम है वो विवासा है। और ब्यास नदी जो है मंडी जिला में जो है लारजी में प्रवेश करती है। और इस स्थान पे जो है लारजी नामक स्थान पे जो है ये नदी जो है, इसमें जो नदियां हैं सहायक नदी, जैसे सैंज और तीर्थ नदी है, ये इसमें मिलती हैं। और ब्यास नदी के उत्तर में जो ब्यास नदी की सहायक नदी है, उत्तर में दिशा में जो नदी है वो है ओहल, लूनी और रेना नदी है। और दक्षिण में जंजैहली, सुकेती, सोन, बक्खर और रमोली नदियां इसमें मिलती हैं। और पंडोह बांध से जो है मंडी जिला जो है पंडोह बांध से जो है ब्यास नदी जो है अलग होती है, जो कि जाके सतलुज नदी में मिलती है। तो एक ऑप्शन ये भी आता है कि ब्यास नदी जो है मंडी जिला के कौन से स्थान से जो है सतलुज नदी में मिलती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा पंडोह। यहाँ पे क्या है कि पंडोह के पास जो है पंडोह डैम के साथ जो है 2 सुरंगें बनाई गई है, जिनसे जो है ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज नदी में मिलाया गया है। आगे हम बात करेंगे मंडी जिला की जो झीलें हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी झीलें इसमें हैं। तो मंडी जिला में जो झीलें हमारे पास आती हैं, रिवालसर है, परासर है, कमरूनाग है, कुमारवाह है, कुंत भोग है, कालासर है और सुखसार है। तो ये जो झीलें हैं ये मंडी जिला की झीलें हैं। और इसमें एक हमसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मंडी जिला की में जो है जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी झील है। तो मंडी जिला में आप सबको कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के बारे में होगी। जो मंडी जिला में जो मानव निर्मित झील है उस झील का नाम है पंडोह। तो मंडी जिला में जो पंडोह झील बनाई गई है वो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और रिवालसर जो है यहाँ की सबसे बड़ी झील है। बात करें यहाँ पे जो है रिवालसर नामक स्थान पे टूरिस्ट प्लेस भी है। और साथ में यहाँ पे क्या है कि बौद्धों का जो यहाँ पे मठ वगैरह है रिवालसर में। और ये जो रिवालसर झील है जो इसकी जो गहराई है आज तक कोई भी नाप नहीं सका है, कोई भी इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सका है। और इसका जो पानी है आपका जो रिवालसर झील का पानी है वो हमारा निकलता है नागचला नामक स्थान पे इसका पानी निकलता है। बात करें पराशर झील की, पराशर झील का जो नाम है पराशर ऋषि की ये तपोस्थली है और इन्हीं के नाम पे जो है इस झील का नाम पड़ा है पराशर। और ये इसमें क्या है, इसमें एक विशेष बात है कि इसमें मिट्टी का एक टापू जो है इस झील में तैरता हुआ है, वो जो कि अपना स्थान जो है मौसम के टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपना स्थान बदलता रहता है। और यहाँ पे अभी पिछले मंथ ही यहाँ पे मेला भी हुआ है, पराशर ऋषि का मेला हुआ है और अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो ये आ गई पराशर झील के बारे में। कमरूनाग झील के बारे में आपको बताता हूँ। कमरूनाग जो झील है हमारी, ये यहाँ पे जो है बड़ा देव कमरूनाग जी का मंदिर है और उन्हीं के मंदिर के साथ ये झील है। इसी तरह हमारे कुमारवाह, कुंत भोग, कालासर और सुखसार ये झीलें मंडी जिला की फेमस झीलें हैं। अब बात करते हैं पंडोह झील के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ये पंडोह जो झील है वो मंडी जिला की कृत्रिम झील है। अब हम बात करते हैं मंडी जिला में जो वन्य जीव अभयारण्य है कितने हैं। तो मंडी जिला में हमारे पास जो है 3 वन्य जीव अभयारण्य है। उसमें शिकारी देवी, नारगू और बादली,
ये मंडी जिला के वन्य अभयारण्य है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मंडी जिला में कितने वन्य जीव अभयारण्य है। तो मंडी जिला में हमारे पास जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है शिकारी देवी, नारगू और बांदली। ये यहाँ पे जो अब बात करते हैं मंडी जिला की हिस्ट्री के बारे में। तो मंडी जिला कैसे बना हुआ है, कौन कौन इसकी रियासत थी, किसने इसकी स्थापना की थी। तो जो हमारा मंडी जिला है वो दो रियासतों को मिला के मंडी जिला बना है। एक रियासत का नाम है सुकेती, दूसरे का नाम है हमारी मंडी। तो इन दोनों रियासतों को मिला के जो है मंडी जिला का गठन हुआ है। बाद में एक इसकी रियासत बनाई गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंडी जिला की जो सुकेती और मंडी रियासतों को मिला के जिला बना है। सुकेती रियासत की स्थापना पहले हुई है और सुकेती रियासत की स्थापना जो हमारी हुई है वो 765 ईस्वी में वीरसेन ने की है। और मंडी रियासत की स्थापना सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की है। तो मंडी रियासत की स्थापना जो की है बाहुसेन ने की है, सन था 1000 ईस्वी में। और दो रियासतों को मिला के ये जो है मंडी रियासत बनी, मंडी जिला बना हुआ है। मंडी रियासत की स्थापना के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मंडी रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के राजा शाह हुसैन के छोटे भाई बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। इसका मेन रीजन ये था इस रियासत को बनाने का। तो इनमें क्या था, तो ये दोनों भाई थे, बाहुसेन और शाह हुसैन थे। इनमें आपस में बनती नहीं थी, इनके अच्छे संबंध नहीं थे आपस में। तो इन्होंने क्या किया, जो बाहुसेन थे उन्होंने सुकेत रियासत को छोड़ के जो है मंगलौर, जो कि कुल्लू में भी पड़ता है, वहाँ पे जाके मंडी रियासत की नींव रखी। और बाहुसेन ने जो है हाट को जो है अपनी राजधानी बनाया। हाट भी कुल्लू में है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे आ सकता है कि मंडी रियासत की जो नींव है किसने रखी। तो मंडी रियासत की नींव रखी है बाहुसेन ने। और कहाँ पे रखी है, तो जगह का नाम है मंगलौर, जो कि अभी कुल्लू में पड़ता है। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी हाट। इसी तरह हम बात करें सुकेती की स्थापना, तो सुकेती रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने की थी। अब हम दोस्त यहाँ पे बात करेंगे मंडी जिला की इकोनॉमी कि मंडी जिला की इकोनॉमी का कौन से साधन है, क्या है मंडी जिला की इकोनॉमी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें इसकी इकोनॉमी की, तो 1962 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग में से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना का शुरुआत की गई थी। और साथ में ही HPMC ने, जो कि अपना सेब व प्रोसेसिंग जो यूनिट है उनकी, उसकी स्थापना की है जरोल में। और ये जरोल जो हमारा पड़ता है सुंदरनगर में पड़ता है, यहाँ पे इसकी जो है स्थापना की गई है। मंडी के जो कमाद है वहाँ पे करसोग में जो है जर्सी गायों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नगमाई में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चौंतला में जो है पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। और इसी तरह बंगरोटू में जो है मुर्गियों के चारा बनाने की इकाई स्थापित की गई है। यानी जो फीड का जो प्लांट है, जहाँ पोल्ट्री फीड का जो प्लांट है वो बंगरोटू में लगा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि मंडी जिला में जो फीड का जो प्लांट है वो कहाँ पे है, तो वो है बंगरोटू में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इस तरह जो गुम्मा की और द्रंग की जो नमक की खाने हैं वो भी मंडी जिला की इकोनॉमी का एक अच्छा स्रोत है। बट क्या है कि आजकल ये खाने जो है बंद की गई है, इनका काम जो है रुका हुआ है। तो अभी ये मतलब वर्किंग में नहीं है। इसी तरह बात करें मंडी जिला के जो पहली जो जल विद्युत परियोजना है जोगिंद्रनगर में स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 में हुई थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ सकता है कि मंडी जिला की जो जल विद्युत परियोजना है जो जोगिंद्रनगर में स्थापित है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और इसका जो पहला चरण का जो कार्य था वो कंप्लीट हुआ था 1933 ईस्वी में। और जो इसके इंजीनियर थे वो थे कर्नल BC बैटी। और जो ये परियोजना है इसका नाम दिया गया था सानन परियोजना। तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंडी जिला में जल विद्युत परियोजना है जो जिसका जो गठन है 1926 में हुआ था, वो कहाँ, उस परियोजना का नाम क्या है। तो उस परियोजना का नाम है हमारा सानन, जो कि जोगिंद्रनगर में है। साथ में हम बात करें तो मंडी जिला में दो नेशनल हाईवे हमारे निकलते हैं, एक नेशनल हाईवे 20 और 21। और पठानकोट जोगिंद्रनगर में जो है रेल लाइन की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में बनकर तैयार की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन जो है कब बनकर तैयार हुई थी। तो ये थी 1926 में। इसी तरह हम बात करेंगे मंडी जिला के जो फेमस मेले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मंडी जिला में जो है सबसे फेमस मेला आप सबको पता ही है कि शिवरात्रि का मेला होता है। 9 दिन ये मेला चलता है। और इसमें एक देविया मेला भी है, सांस्कृतिक मेला है। इसी तरह साथ में मोहनाग का मेला, छेसू मेला रिवालसर में मनाया जाता है। तो ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। वैसे तो बहुत सारे मेले मंडी में मनाए जाते हैं, बट ये फेमस मेले हैं। मोहनाग हो गया, शिवरात्रि हो गई, और ये छेसू मेला संजौली की रिवालसर में मनाया जाता है, फेमस मेले हैं।
डेमोग्राफी की हम बात करें तो मैंने मंडी जिला की डेमोग्राफी के बारे में आपको मैक्सिमम बता ही दिया है, कब इसका गठन हुआ है, कितनी इसकी जनसंख्या थी। तो डेमोग्राफी में यही इसमें आता है, इन्वॉल्व होती है। और कितने इसमें पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, कितनी आबाद हैं और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये सारा डेमोग्राफी में मंडी का आता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो बात करें कि मंडी जिला क्षेत्रफल में जो है 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा जिला है। 10 की वृद्धि में मंडी का जो स्थान है वो है 9वें स्थान पर। मंडी की सड़कों की हम बात करें, कुल मिलाकर जो इसमें सड़कें हैं उनकी जो लंबाई है 4,996 किलोमीटर है और जो कि तीसरे स्थान पर आती है। लिंग अनुपात की हम बात करें तो मंडी तीसरे स्थान पर है और जबकि शिशु लिंग अनुपात में मंडी जो है हमारा 7वें स्थान पर है। लिटरेचर जो साक्षरता दर है उसमें भी मंडी 7वें स्थान पर है। तो ये थी मंडी की इकोनॉमी की बात। और साथ में यहाँ पे जो है जो बागवानी पे भी अच्छा खासा यहाँ पे उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पे बागवानी में लीची उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, आंवला की बिखमानी और आड़ू उत्पादन में जो है तीसरे स्थान पे मंडी का नाम आता है। अखरोट, संतरा, गलगल, अमरूद और अनार उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो जो मंडी जिला के जो यहाँ पे कुल यहाँ पे जबकि 505 गैर आबाद गांव के साथ मंडी जिला प्रथम स्थान पे आता है। सबसे ज़्यादा जो आबाद गांव नहीं है वो मंडी जिला के हैं, 505 गांव हैं जो कि आबाद नहीं है। ये आंकड़ा जो है 2011 का है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट थे। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ जो है अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा था कि इसको जो मंडी जिला की जो फेमस जो पॉइंट हैं जो कि क्वेश्चन नॉर्मली किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी होना सबसे जरूरी था। तो अब हम बात करेंगे इसी तरह जो हमारे पास दूसरी डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और ये इसमें बहुत सारी रियासतें हुई है, बहुत सारे इसके राजा हुए हैं। तो अब बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चंबा जिला का जो गठन हुआ है इसका गठन भी 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। मुख्यालय की हम बात करें, चंबा जिला का मुख्यालय चंबा में ही है। इसकी साक्षरता दर की हम बात करें तो वो है 73.19% जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। इसका कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो है 6,528 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की हम बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार चंबा जिला की जो जनसंख्या है वो 5,18,844 है। लिंग अनुपात की बात करें तो 990 है और 10 की वृद्धि दर की हम बात करें तो ये हमारा 12.58 है। तो ये थी मंडी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे मंडी की जियोग्राफी के बारे में कि इसके साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन कौन से इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, तो वो उसमें हम बात करेंगे। तो चंबा जिला के उत्तर में जो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है और चंबा के उत्तर और पश्चिम में जो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी बनता है कि चंबा जिला में किस राज्य की सीमा लगती है। तो चंबा जिला में जो राज्य की सीमा लगती है वो है जम्मू कश्मीर और पूर्व में जो है लाहौल और दक्षिण में जो है पूर्व में जो है लाहौल स्पीति और दक्षिण में जो है कांगड़ा जिला की सीमा इसके साथ लगती है। तो ये यहाँ पे इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि चंबा जिला के साथ कौन कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो एक कांगड़ा हो गया और एक लाहौल हो गया, लाहौल स्पीति हो गया सॉरी। और जो राज्य की हम बात करें तो जो राज्य की सीमा लगती है वो है जम्मू कश्मीर। अब हम बात करें जो इसकी जो पर्वत श्रृंखला है वो एक हाथीधार है और हाथीधार और धौलाधार के बीच बटियात नामक तहसील पड़ती है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बटियात नामक तहसील है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पड़ती है। तो वो है हाथीधार और धौलाधार। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मंडी चंबा जिला से। आगे बात करें हम पांगी श्रृंखला। इस श्रृंखला को जो है दूसरा नाम जो हमारा पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं और पांगी श्रृंखला भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पांगी श्रृंखला का जो है दूसरा नाम क्या है। तो वो है पीर पंजाल, या पीर पंजाल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है तो पांगी श्रृंखला इसको बोल सकते हैं। अब बात करें इसके दर्रों की, जो इसमें दर्रे बहते हैं। दर्रे यहाँ पे जालसू, साच, कुगती, पौंडरी और बोसोदीन, ये यहाँ पे दर्रे हैं। तो एक कुगती के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुगती जो दर्रा है, ये दर्रा कुगती नामक विलेज गांव से शुरू होता है जो कि एक ऐतिहासिक गांव है जहाँ पे आपको जो है अभी भी हिमाचल के जो पुराने कल्चर के गद्दी कल्चर के जो घर वगैरह हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। उनकी शैली के बारे में आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसे
इनकी जीवन शैली थी कुकी वालों की। और यहीं से जो है हमारी जो मणिमहेश यात्रा की जो परिक्रमा है वो पूरी यहाँ से स्टार्ट होती है और जाके खत्म होती है, और वापस ही जो है इसकी क्लोजिंग जो है हड़सर में होती है। तो ये जो चंबा के जो लोकल हैं, जो गद्दी समुदाय या किसी अन्य समुदाय से संबंध रखते हैं, तो वो यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और मणिमहेश होके अपना लास्ट में जो है हड़सर नामक स्थान पे इसकी समाप्ति होती है। तो ये दर्रा, कुगती दर्रा, एक धार्मिक दृष्टि से भी बहुत फेमस है, और यहीं से जो है लाहौल स्पीति के लिए भी रास्ता निकलता है कुगती से। बात करें हम नदियों की, तो मंडी जो चंबा जिला है उसमें चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी जो है थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है और फंसारी नाला से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चिनाब नदी जो है चंबा जिला में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो वो करती है थिरोट नामक स्थान पे। और कहाँ से बाहर निकलती है, वो संसारी नाला से बाहर निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इस तरह उदयपुर में मियर खड्ड, ये भी एक बहुत बड़ी खड्ड है, और साथ में सेचू नाला चिनाब में मिलता है। राबी जो है बड़ा बंगाल से निकलती है। तो यहाँ से एक ऑप्शन भी आता है कि राबी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो राबी नदी निकलती है वो हमारे बड़ा बंगाल से निकलती है। और बुंडिल सुर टुंडा है राबी की जो है सहायक नदियाँ हैं। तो ये दो नदियाँ जो है राबी की सहायक नदियाँ हैं। और सियूल जो है राबी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो राबी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में हम पूछा जाए तो सियूल नाम उसका नाम है। राबी नदी खेरी से चंबा छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है। तो ये भी ऑप्शन आ सकता है कि राबी नदी कहाँ से चंबा को छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है, तो यह नाम, इस जगह का नाम है खेरी। खेरी नामक स्थान से जो है चंबा को छोड़कर जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसी तरह हम बात करें घाटिया की, जो घाटियाँ हैं यहाँ पे राबी घाटी, चिनाब घाटी, भटियात घाटी और फिंदुता चंबा की सबसे ये जो भटियात घाटी और फिंदुता घाटी जो है चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। अब हम बात करेंगे चंबा जिला की झीलें हैं उनके बारे में। यहाँ पे मणिमहेश, गाडसर, खजियार, महाकाली, लांबा, ये झीलें चंबा जिले की जो फेमस झीलें हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, बहुत सारे पीछे वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं कि लांबा झील जो है कहाँ पे पड़ती है। तो लांबा झील जो पड़ती है वो पड़ती है चंबा में। और सेकेंडली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा जिला की जो फेमस झील है वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं हमारे पास कि कौन सी है। तो यहाँ पे और जगह और जिलों के नाम दिए जाते हैं, बट साथ में लांबा का नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है लांबा झील कहाँ पे पड़ती है। लांबा झील जो हमारी पड़ती है वो चंबा से में पड़ती है, चंबा जिला में पड़ती है। बात करें चंबा जिले के हम विधानसभा क्षेत्र की, तो चंबा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। और वर्ष 2011 में चंबा की जो जन्म दर है वो 18 और मृत्यु दर जो है 8, यानी कि चंबा में जो बर्थ रेट है 18 है और मृत्यु दर जो है 8 है। मतलब कि 18 लोग पैदा होते हैं और 8 लोग मरते हैं। अब हम बात करेंगे चंबा की हिस्ट्री के बारे में। बहुत रोमांचक इनकी हिस्ट्री है और बहुत ही इनके जो हिस्ट्री के बहुत सारी राजा महाराजा इनकी हिस्ट्री में हुए हैं चंबा की। तो चंबा रियासत बहुत बड़ी रियासत है और इसमें बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक पॉइंट भी हैं जिसके लिए चंबा रियासत बहुत फेमस है। तो चंबा की पहाड़ियों में मद्रसालब स्वरदेव इनके कीर्तों ने अपने राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें चंबा रियासत की स्थापना की, तो मेन से हम क्योंकि हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस डिस्ट्रिक्ट का वही हम कवर अप करेंगे। तो चंबा जिला की जो चंबा रियासत की स्थापना, रियासत अलग है जिला अलग है। तो चंबा रियासत की स्थापना जो हुई थी 550 ईस्वी में की थी। अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मारू ने, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है। एक ऑप्शन पूछा जाता है कि चंबा रियासत और चंबा शहर, तो दोनों में अलग अलग फर्क है। तो चंबा रियासत की स्थापना जो की थी राजा मारू ने की थी, और उन्होंने भरमौर यानी जो अभी भरमौर है तो उसका पहला नाम था ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सर्वप्रथम जो है उन्होंने आदित्य बर्मन को जो है बर्मन की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कि सर्वप्रथम जो है बर्मन की उपाधि किसे मिली थी। सर्वप्रथम जो बर्मन की उपाधि मिली थी वो आदित्य बर्मन को मिली थी। इसी तरह बात करें मेरू बर्मन के बारे में। मेरू बर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। मेरू बर्मन ने चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसने कुल्लू के राजा दत्ताश्रेय पाल को हराया था। तो ये बर्मन जी के बारे में है, मेरू बर्मन जी के बारे में है। उन्होंने मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किया था। गुग्गा शिल्पी मेरू बर्मन जो है उनके
प्रसिद्ध शिल्पी थे। तो उनके शिल्पी का नाम था, मेरू ब्राह्मण के शिल्पी का नाम था, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेरू ब्राह्मण के शिल्पी का नाम क्या था। तो मेरू ब्राह्मण के शिल्पी का नाम था गुग्गा, गुग्गा शिल्पी। अब हम बात करें अगला जो इसमें जो हुए हैं, तीसरे स्थान पे लक्ष्मी वर्मन हुए हैं, 800 ईस्वी में इनका शासन था। तो इनकी जो वो कार्यकाल के बारे में बात करें, इनके कार्यकाल में जो था बहुत सारी महामारियां फैली हुई थी, तो बहुत सारे लोग इनके कार्यकाल में मरे हैं। तिब्बतियों ने चंबा रियासत पे अपना अधिकार किया था, जिनको कि किरात बोलते हैं। तो किरातों ने जो था चंबा डिस्ट्रिक्ट पे अपना जो है अधिकार किया था, चंबा रियासत पे। बात करें हम उनकी मृत्यु के बाद, बर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुसयार के राजा की सहायता से चंबा में से स्वतंत्र हुआ है। अगला है हमारे पास सबसे मेन, सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है मुसान बर्मन। 820 ईस्वी में इनका जो हुआ था, इनका शासनकाल हुआ था। तो सबसे पहले जो मुसान बर्मन जी हैं वो लक्ष्मी बर्मन के पुत्र हैं। और हुआ क्या था कि लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु के बाद जो था रानी ने राज्य से भागकर, जो लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु के बाद जो था जो वहाँ की रानी थी, उन्होंने क्या किया था, वो राज्य को छोड़ के भाग गए थे। और उनका जो उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था अपना एक गुफा में। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे जो उनके जो वजीर थे, जो पुरोहित थे, उनको सच्चाई का पता लग गया था कि जो लक्ष्मी बर्मन की पत्नी जो वहाँ की रानी है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। जब वो उस गुफा में जो आए थे जहाँ पे उन्होंने जन्म दिया था मुसान बर्मन को, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि चूहे जो थे वहाँ पे जो उस बच्चे की रक्षा कर रहे थे, यानी मुसान बर्मन की जो रक्षा कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है, जब उन्होंने ये देखा कि भाई चूहे जो है इस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, तो जो चूहे रक्षा कर रहे थे उन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम जो पड़ा था मुसान बर्मन पड़ा था। और रानी और मुसान बर्मन जो है सुकेत के राजा के पास रहे। तो उन्होंने अपना जो टाइम स्पेंड किया है वो सुकेत के राजा के पास किया है। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह जो है मुसान बर्मन के साथ किया और उसे पंगाना की जागीर जो है दहेज में दी थी। तो यहाँ पे इनके काल में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो ये इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है इसमें। तो ये इन्होंने जो था चूहों के मारने पे जो है प्रतिबंध लगाया हुआ था मुसान बर्मन में। इस तरह आगे बात करें साहिल बर्मन, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। साहिल बर्मन बहुत इम्पोर्टेंट इनका जो है टाइम रहा था, इनके जो शासन का टाइम रहा था 920 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या था, चंबा शहर की स्थापना की थी। देखो बात आ गई, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चंबा रियासत और चंबा शहर। तो चंबा शहर की स्थापना जो की थी वो साहिल बर्मन ने की थी। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। तो ये 920 में की थी शहर की स्थापना। तो इनके क्या था, साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो अपनी पुत्री के नाम पे ही इन्होंने इसका जो नाम रखा था, इनकी पुत्री का नाम था चंपावती। तो चंपावती के नाम पे जो था, पुत्री की खुशी में जो था, इन्होंने इस शहर की जो है स्थापना की, जिसका नाम फिर इन्होंने चंबा रखा। और इसकी राजधानी जो थी ब्रह्मपुर से चंबा ले आए। पहले ब्रह्मपुर का नाम मैंने आपको बता दिया कि भरमौर। अगर पूछे आपसे कि भरमौर का वैदिक नाम है, पौराणिक नाम क्या है, तो ब्रह्मपुर है। तो ब्रह्मपुर को यानी भरमौर, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो भरमौर से अपनी राजधानी को चंबा ले आए थे साहिल बर्मन। और इनकी पत्नी का नाम था नैना। और ये जो नैना देवी जी हैं, रामी नैना देवी जी, इनके जो काल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग काल रहा है इन साहिल बर्मन का। और बहुत ज़्यादा इन्होंने इस काल में जो है कुर्बानी दी है प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, रानी नैना ने। तो उनकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ रानी नैना की। तो हुआ क्या था, जब इन्होंने राजा साहिल बर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना, चंबा शहर की स्थापना की थी, तो उसमें क्या हुआ कि जो चंबा के जो लोग थे वो पानी की प्यास से मर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पानी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ना बारिश हो रही थी ना कुछ हो रहा था, क्योंकि सूखा पड़ गया था। तो राजा बड़े परेशान थे, साहिल बर्मन बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए, कैसे जनता की जो है प्यास बुझाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पंडितों जो भी उनके उस टाइम के होते हैं उनके पास गए कि कोई सोल्यूशन निकालो, उसका कुछ करें, ताकि जो है हमारा चंबा जो है फिर से खुशहाल हो सके। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे फसलें नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उनको रात को, अब यहाँ पे अलग अलग सी कहानियां बनती है, जितना मेरे को पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर रात को राजा को सपना आया, सपने में उनको देवी के दर्शन हुए। तो उन्होंने बोला, देवी ने उनको सपने में बोला कि आपको किसी अपने प्रिय की जो है बलि देनी पड़ेगी, या तो आपको अपने पुत्र की बलि देनी पड़ेगी या खुद की बलि देनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि कोई भी माँ है, चाहे कोई भी माँ है, ये तो चाह नहीं सकती कि मेरा पुत्र की बलि दी जाए, या एक कोई पत्नी है तो वो ये नहीं चाहती कि मेरा सुहाग पे कोई आन चाहे। तो रानी जो नैना देवी जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी उसके लिए,
यानी अपनी कुर्बानी दी थी और वो ज़मीन में समा गई थी, और उसके बाद जो है चंबा शहर की जो है पानी की समस्या ख़त्म हो गई थी। तो और उन्हीं की याद में जो था ये चंबा में जो है सूही मेले का जो है आयोजन किया जाता है। तो ये जो सबसे सूही मेले का जो है आयोजन किया जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी स्ट्रगलिंग सी इनकी कहानी है, और बड़ा स्ट्रगलिंग सा इनका जो साहिल बर्मन जी था इनका काल रहा था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंबा जिला में जो सूही मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो याद में मनाया जाता है रानी नैना देवी के। और ये जो मेला है लेडीज और जो माता हैं और उनके लिए बच्चों के लिए बड़ा फेमस मेला है। इसी तरह आप बात करें हम आगे, जैसे कि साहिल बर्मन ने जो है लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं साहिल बर्मन के, तो उसको आप बड़े ध्यान से समझ रहे हैं एक बार फिर से। तो मैंने आपको बता दिया है कि इनके काल में बड़ा स्ट्रगलिंग सा इनका काल रहा है, शासन काल रहा है। अब हम बात करें इसी तरह आगे हमारे पास युगांकर बर्मन जी हुए हैं, तो इनके मतलब अलग अलग राजा यहाँ पे हुए हैं। 940 ईस्वी में इनका शासन रहा है। सलभान बर्मन का शासन 1040 ईस्वी में रहा है। आगे हमारे जस्टा बर्मन जी हैं, उदय बर्मन है, तो ये यहाँ के राजा रह चुके हैं। ललित बर्मन वगैरह हो गए, ये चंबा रियासत के राजा रह गए हैं। विजय बर्मन हो गया, गणेश बर्मन हो गया। क्योंकि जो मेन जो टॉपिक जो क्वेश्चन जिससे पूछते हैं वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया साहिल बर्मन के बारे में, तो और उनकी पत्नी के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी ये जो राजा हैं गणेश बर्मन वगैरह हो गए, और साथ में प्रताप सिंह बर्मन हो गए, बल्लभद्र हो गए एवं जनार्दन हो गए। ये अलग अलग से बहुत सारे राजा हुए हैं जिनका शासनकाल हुआ है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में जिनका शासन रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी सिंह का यहाँ पे शासन रहा है जो कि 1641 ईस्वी में रहा है। अब बात करेंगे जो सबसे लास्ट में जो चंबा में जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चंबा जो था उसका जो था कब मतलब राज उससे खत्म हुआ था, मुक्त हुआ था। तो इसी तरह उदय सिंह जी हैं, ये चतर सिंह के पुत्र हुए हैं। उमेद सिंह जी हैं, अलग अलग इनके ये शासन हुआ है। राज सिंह हैं, जीत सिंह जी हैं, चरहट सिंह हैं, श्री सिंह हैं, गोपाल सिंह हैं, श्याम सिंह जी हैं, राजा भूरी सिंह हो गए, राजा लक्ष्मण सिंह। हाँ, सबसे लास्ट में टॉपिक आता है हमारा राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। चंबा के जो है अंतिम राजा हुए हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे? चंबा के जो अंतिम राजा थे वो थे हमारे पास राजा लक्ष्मण सिंह। 1935 ईस्वी में इनको जो था चंबा का अंतिम सम्राट बनाया गया था, और 15 अप्रैल 1948 को जो है चंबा रियासत को जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया था। तो ये थी चंबा जिला के जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे चंबा जिला के आर्ट कल्चर के बारे में। इनका आर्ट कल्चर बहुत ही फेमस है चंबा वालों का। तो यहाँ पे भरमौर में जो 84 मंदिरों का समूह है, ये आपको पता ही है। मिंजर यहाँ का फेमस मेला है जिसकी शुरुआत जो थी साहिल बर्मन ने की थी। तो मैंने देखो पहले बताया कि साहिल बर्मन का काल जो था बड़ा प्रसिद्ध काल रहा है। तो उन्हीं के काल में मिंजर की शुरुआत हुई थी। मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सिट्टा, जिसे रावी नदी में बहाया जाता है। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। यह मेला चंबा के चौगान में मनाया जाता है। चौगान भी चंबा का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ की लोग अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जो चंबा जिला में जाते हैं। सूही मेला हो गया, सूही मेले के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सूही मेला क्यों मनाया जाता है। तो उनकी मैंने आपको स्टोरी भी बता दी कि सूही मेला जो है रानी नैना जी की याद में मनाया जाता है, और यह महिला और बच्चों के लिए मनाया जाता है। साहिल बर्मन की पत्नी ने चंबा में पानी होना चाहिए था, पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो मैंने आपको पहले ये बता दिया है। इसी तरह बात करें हम यात्रा की, तो यात्रा में यहाँ पे जो यात्रा यहाँ पे होती है, फूल यात्रा यहाँ की फेमस यात्रा है। पांगी के किलाड़ में अक्टूबर महीने में शुरू होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यात्रा कौन कौन सी यहाँ चंबा जिला में मनाई जाती होती हैं। एक फूल यात्रा हो गई, हमारी छतरहाड़ी यात्रा हो गई, भरमौर यात्रा को हम मणिमहेश यात्रा भी बोलते हैं, तो ये हो गई। इस तरह सितंबर में ये भरमौर यात्रा जो होती है हमारे जो होती है अगस्त से सितंबर महीने में चलती है। और नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, निवाला बोलते हैं, निवाला नहीं निवाला बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिव की जो है पूजा वगैरह की जाती है, निवाला बोलते हैं इसको चंबा में। कला की हम बात करें, चंबा का जो है रुमाल जो है बहुत फेमस है, और इसकी जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी चंबा का रुमाल जो है बड़ा फेमस है। चंबा की जो चित्रकला का जो उदय हुआ था उदय सिंह जी के काल में हुआ था। और चंबा में रंग महल
चंडी लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है जो चंबा की शैली को दर्शाते हैं सारा। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि चंबा जिला का जो सबसे फेमस क्या है, चंबा जिला का सबसे फेमस है चंबा का रुमाल, चंबा कला में। लोक नृत्य की हम यहाँ पे बात करें तो झांझर और नाटी यहाँ के लोक नृत्य हैं जो कि गद्दी ड्रेस में डाले जाते हैं। और यहाँ के लोकगीत, ये लोकगीत हम इनके बहुत सारी कहानियां भी है, ये सारे कपल के ऊपर हैं, जैसे कुंजू चंचल हो गया, रुंजू फुलमो हो गया, बुक्कू गद्दी हो गया, ये तो अलग है। बट ये दोनों जो है कुंजू चंचल और रुंजू फुलमो जो है, रांझू फुलमो जो है, ये यहाँ के लोकगीत हैं। यहाँ पे सरोल में जो है नवोदय स्कूल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि चंबा जिला के लोकगीत कौन कौन से हैं। तो चंबा जिला के लोकगीत जो है कुंजू चंचल हो गया, रांझू फुलमू हो गया, ये कहानियां भी हैं, लोक कथाएं भी हैं, लोकगीत भी हैं। इनको लोग जो है गीतों के अकॉर्डिंग जो है इनको रूपांतरण करते हैं अपनी लोकलिटी में। और बुक्कू गद्दी ये यहाँ के लोकगीत हैं। नवोदय, यहाँ पे नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई है वो सरोवर में की गई है। इस तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वो यहाँ पे सुरगानी करिया में है। भाषा यहाँ की बात करें तो चंबियाड़ी, चुराही, पंगवली, ब्रह्मौरी यहाँ पे लोकल भाषाएं बोली जाती है, हिंदी भी यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ पे जो चंबा जिला की जो फेमस किताबें हैं वो है मुक्त ए तारीख ए रियासत चंबा, जिसको लिखा है गरीब खान जी ने। एंटिक्स ऑफ चंबा, ये बीसी छाबड़ा, ये फेमस दो बुकें हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्त सर तारीख ए रियासत चंबा किसने लिखी है, तो लिखी है गरीब खान ने। और एंटिक ऑफ चंबा किसने लिखी है, तो दो बुकें जो है बीसी छाबड़ा जी ने लिखी है। अब हम बात करेंगे चंबा की इकोनॉमी की। तो यहाँ पे जो मैंने जनसंख्या वगैरह के बारे में, इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी वाटर जल विद्युत परियोजना भी हैं। साथ में यहाँ पे इनकी इकोनॉमी का अच्छा खासा जो भाग है वो फसलों से, खाद्य फसलों से भी इनका निकलता है, जैसे इनके सेब वगैरह हो गए। या सबसे ज्यादा इनका जो इकोनॉमी का जो इनका साधन है वो है इनकी भेड़ पालन चंबा में सबसे ज्यादा, भेड़ बकरी पालन जो है इनका वो है। साथ में यहाँ पे फसलें, मक्की की फसल सबसे ज्यादा होती है चंबा में। अब बात करें यहाँ पे चंबा में सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। चंबा जो है दूध योजना के साथ 1978 में यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करें यहाँ पे हम जल विद्युत परियोजनाओं की, ये भी चंबा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा साधन है। तो चंबा जिला में जो सबसे पहले जो विद्युतीय परियोजना है वो है चंबा जिला में चमेरा में, एनटीपीसी के अंडर ये परियोजना है। और ये 540 मेगावाट की परियोजना है चमेरा एक। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो चमेरा एक जो जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है, तो वो है 540 मेगावाट की। अगर बात करें चमेरा 2 की तो वो है 300 मेगावाट की। और ये भी पूछे कि ये किसके अंडर है, कौन सी कंपनी के अंडर है, तो ये एनटीपीसी के अंडर है। कि दोनों परियोजना जो है एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चले हैं। इस तरह बैरसुफल जो है 198 मेगावाट की है। हड़सर परियोजना जो है 60 मेगावाट की है। भरमौर की जो है 45 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थित है यहाँ पे। अब हम बात कर लोकेशन ऑफ चंबा की। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि 2011 में सेब के उत्पादन में चंबा जो था 5वें स्थान पे था। खुमानी के उत्पादन में चंबा चौथे पे है और अखरोट उत्पादन में 3रे स्थान पे है। गलगल में प्रथम स्थान पे चंबा है और चंबा जनसंख्या में 7वें स्थान पर है। और लिटरेचर साक्षरता में चंबा 12वें स्थान पे है। लिंग अनुपात में 4थे स्थान पे है। और वनाधिच क्षेत्र सर्वाधिक है चंबा में। चंबा में सबसे अधिक भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। चंबा में सर्वाधिक चारागाह पाए जाते हैं। चंबा शिशु अनुपात में 4थे स्थान पर है। चंबा जिले में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास है। एक ऑप्शन भी यहाँ पे आ सकता है कि सबसे अधिक जो है मुस्लिम जनसंख्या का आवास कहाँ पे है, तो यहाँ पे चंबा जिला में मुस्लिम जनसंख्या का सबसे ज्यादा आवास है। क्योंकि जो चंबा जिला है ये पहले जो था जम्मू कश्मीर की सीमा के बाद लगती है, तो इसका ये मेन रीजन है कि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। तो ये थी आज की हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह हम बात करेंगे जो हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आज के लेक्चर की, वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और बहुत ही इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ये भी होने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुल्लू जिला का जो बेसिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल्लू जिला का जो गठन हुआ था हमारा वो हुआ था 1963 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है कुल्लू। जनसंख्या की हम बात करें तो घनत्व की बात करें तो 79 है इसका 2011 के आंकड़ों के अनुसार। साक्षरता दर की हम बात करें तो यहाँ पे 80.14 है। क्षेत्रफल की बात करें तो जो कुल्लू का क्षेत्रफल है वो 5503 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है जी 5503 वर्ग किलोमीटर। इसको नोट कर लें। अब जनसंख्या की हम बात करें तो कुल्लू जिला की जनसंख्या है 4,37,474।
ये कुल्लू जिला की जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब ये जनसंख्या जब ये जनगणना होगी तो उसी के मुताबिक नया डाटा आएगा। लिंग अनुपात की हम बात करें तो जो यहाँ पे है 950 है, और 10 की वृद्धि दर की हम बात करें तो जो है 14.65% है 2011 1 से लेकर 2011 तक। कुल्लू गांवों की हम बात करें तो कुल्लू का जो गांव है वो है कुल्लू में 172, जो कि सारे के सारे आबाद गांव हैं। पंचायतें यहाँ पे टोटल 204 हैं, और विकास खंड यहाँ पे 5 हैं। विधानसभा सीटें 4 हैं, और हवाई अड्डा जो है यहाँ पे भुंतर में स्थित है, और लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे मंडी पड़ता है। तो ये कुल्लू जिला है मंडी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे हिमालयन इंडस्ट्री ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति APF हार्डकोर ये किताबें हैं यहाँ की। कुल्लू देश की कहानी, ये एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बुक है जो कि लालचंद प्रयात जी ने लिखी है 1972 ईस्वी में। बात करें हम कुल्लू जिला की जो जियोग्राफी है उसके बारे में हम बात करेंगे, अब भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है, और इसके साथ जो है कुल्लू के उत्तर में जो है उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति, पूर्व में किन्नौर, और दक्षिण में शिमला, पश्चिम दक्षिण में मंडी, और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा की सीमा लगती हैं। बात करें यहाँ पे चश्मे यानी गर्म जो यहाँ पे स्रोत हैं, तो यहाँ पे मणिकर्ण, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसौल और कलत। मणिकर्ण में जो गर्म पानी वगैरह के चश्मे है, वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मे हैं। यहाँ पे ये फेमस टूरिस्ट प्लेस भी हैं। नदियों की हम बात करें तो फतलुज और ब्यास नदी जो है कुल्लू की प्रमुख नदियां हैं। फतलुज नदी शिमला जिला के साथ कुल्लू जिला की सीमा बनाती है। पार्वती, तीर्थन, सैंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजोन, फोजल, ब्यास की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये नदियां हैं यहाँ पे। पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि बात करें कुल्लू में, और ये भुंतर के पास मिलती है, समसी में मिलती है, भुंतर समसी के पास में मिलती है। तीर्थ नदी लारजी के पास ब्यास में मिलती है, मैं आपको पहले भी बता दिया है। और सरबरी नदी कुल्लू के पास ब्यास नदी में मिलती है। तो ये नदियां हैं जो कुल्लू जिला में बहती हैं हमारी। दर्रे की हम बात करें, रोहतांग दर्रा हो गया, पिन पार्वती दर्रा हो गया, जलोड़ी दर्रा हो गया। तो ये दर्रे हैं जो कि कुल्लू जिला में हैं। अब बात करें झीलों की, यहाँ पे सरवालसर झील जलोड़ी दर्रे के ऊपर स्थित है। ये झील बहुत अच्छी फेमस झील है। मंतलाई झील ये एक झील है, मंतलाई पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। यहाँ से पार्वती नदी आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पार्वती नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है, तो वो है हमारा मंतलाई झील। भृगु झील ये रोहतांग दर्रे के पास है। दसर झील ये झीलें यहाँ पे हैं जो कि कुल्लू जिला में है हमारी। बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ इनकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कुल्लू वालों की। कुल्लू का पुरानी ग्रंथों में जो नाम है कुलूत है, कुल्लू देश है, तो उसका जो कुल्लू का प्राचीन नाम है वो कुलूत है। क्वेश्चन आता है, हम पूछा जाता है कि कुल्लू जिला का पुराना नाम क्या है, तो कुल्लू जिला का जो पुराना नाम है वो कुलूत है। और रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, ये जो पुराने जो वो है इनमें जो है कुलूत का वर्णन किया गया है। वैदिक शासन में साहित्य में कुलूत देश को गंधर्वों की भूमिका कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वैदिक साहित्य में कुल्लू को क्या कहा जाता है, तो वो गंधर्वों की भूमिका जाता है। इसी तरह हम बात करें जो कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इसके नाम हैं जो कुल्लू के नाम दिए गए हैं। इस तरह कुल्लू रियासत की स्थापना भिंग मणिपाल ने हरिद्वार से आकर की थी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने इसकी स्थापना की थी कुल्लू रियासत की, तो यह भिंग मणिपाल ने की थी, हरिद्वार से आके मायापुरी से आकर की थी। भगवती हिडिंबा के आशीर्वाद से भिंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी नास्त जगत सुख स्थापित की थी। तो रियासत की जो पहली राजधानी थी उसका नाम था नास्त, और जो कि जगत सुख में स्थापित की गई थी। और भिंग मणिपाल के पुत्र पचपाल ने गंजन और बेवला के राजा को हराया था। ये यहाँ पे इसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुल्लू रियासत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो कुल्लू रियासत की जो यहाँ पे राजधानी मैंने आपको बता ही दी कि नाफत है, जो कि जगत सुख में है। इस तरह हम बात करें महाभारत काल में, तो यहाँ पे महाभारत काल में जो था कुल्लू रियासत की कुल देवी हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था, और गुरजकज भीम और हिडिंबा का पुत्र था। तो ये महाभारत काल से इसकी कहानी है। भीम ने हिडिंबक का वध किया था यहाँ पे, जो कि देवी राक्षसी हिडिंबा का भाई था।
तो ये भी, ये जो है डिम्बा जो है यहाँ पे इनका मंदिर भी है, मनाली में डिम्बा माता का मंदिर है। तो ये जो महाभारत काल था उसकी कहानी थी कि यहाँ पे यही इसी जगह पे जो था भीम ने जो था डिम्बा माता से जो है विवाह किया था और उनके पुत्र जो हुए थे वो घटोत्कच हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भीम और माता डिम्बा के पुत्र कौन थे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, घटोत्कच जी हैं। और ये भी पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में डिम्बा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वो मनाली में आता है। इसी तरह हम बात करें सी बदानी वंश, तो ये अगर जो कैलाश पाल के बाद के 50 वर्षों के अधिकतर समय में कुल्लू के रियासत के अधीन रहा है। वर्ष 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना की थी। तो ये और उन्होंने भी अपनी राजधानी जगत सुख बनाया गया था। तो ये कुल्लू की छोटी सी हिस्ट्री है। अब हम बात करें कुल्लू की इकोनॉमी के बारे में, तो कुल्लू की इकोनॉमी कृषि और पशुपालन यहाँ की मुख्य वो है। कुल्लू के सैंज में खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म है। हमटा और कुन्ना में आलू विकास केंद्र है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कटरायन में स्थित है। कैप्टन आरसी ली ने 1870 में बंदौल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के बगीचे लगाए थे। कुल्लू के माहौल में 1964 ईस्वी में अंगोरा फार्म की स्थापित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अंगोरा फार्म कहाँ पे है। तो अंगोरा फार्म पड़ता है हमारा कुल्लू में और जगह का नाम है माहौल। इसी तरह कुल्लू के पतलीकुल में नागनी और मोहल्ली में मछली फार्म है। तो ये मछली फार्म है यहाँ पे है। कुल्लू के बजौरा नगर और राजस्थान में चाय के बगीचे भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। पागा बसीलाल ने स्थानीय स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया था। तो ये अलग अलग से यहाँ पे इनका है। तो ये अंगोरा फार्म के बारे में ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, जिसको हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। मनाली के एटी बनियान ने 1885 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। तो ये अलग से है, बहुत डीप लेवल में चला जाएगा, तो इसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। उद्योग और खनिज की हम बात करें, कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि इंस्टीट्यूट है, मतलब ITI वगैरह है, तो कुल्लू में है। और शमसी की जो ITI है, सबसे पुरानी ITI है, 1961 ईस्वी में काफड़ बाफड़ में इसका शुरुआत की गई थी। पार्वती घाटी में काइनाइट, लार्जी और हारला में लाइमस्टोन पाया जाता है। तो ये यहाँ पे ये पाया जाता है लाइमस्टोन वगैरह, मतलब ऐसा पूछे कहाँ पाया जाता है कुल्लू में, तो वो लार्जी वगैरह में पाया जाता है। हारला में जो है लाइमस्टोन हमारा पाया जाता है, चूना यानी। अब बात करें हम यहाँ पे जल विद्युतीय परियोजनाओं की, तो कुल्लू जिला में जो जल विद्युतीय परियोजना है वो पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की है। मल्याना परियोजना जो है 86 मेगावाट की है। लार्जी परियोजना 126 मेगावाट की है। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है उसके कारण ये परियोजना जो है बिल्कुल ठप हो चुकी है और ये बहुत बड़ा लॉस है HP के लिए। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये सब क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है हमारी पार्वती। जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बात करें हम पार्वती जल विद्युत परियोजना के बारे में, पार्वती सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है यह परियोजना। इस परियोजना में 3 विद्युत क्रम नखथाप, सैंज और लार्जी में स्थित है। ये पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों ने 20 अक्टूबर 1962 में समझौता किया है। ये 5 राज्य गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। इनका ये इन 5 राज्यों के इस परियोजना पर समझौता है और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बात करें हम कुल्लू के मेले और टेम्पलों की, तो कुल्लू का दशहरा यहाँ पे सबसे फेमस है, जो कि ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल का मेला है और रघुनाथ जी की इसमें जो है शोभा यात्रा निकलती है। डिम्बा माता को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर तक ले जाते हैं। कुल्लू दशहरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का त्योहार है और 7 दिन चलता है। इस तरह भगवान परशुराम की याद में बंडोली में मेला, निर्मण में बुड्ढी दिवाली मनाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि बुड्ढी दिवाली कहाँ मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है निर्मण में। देवी डिम्बा की याद में डूंगरी मेला मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं। तो जो डिम्बा माता की याद में जो मेला मनाया जाता है वो है डूंगरी मेला। तो ये क्वेश्चन आता है डूंगरी मेला कहाँ मनाया जाता है, डूंगरी मेला मनाया जाता है कुल्लू में, और किसकी याद में, तो ये मनाया जाता है माता डिम्बा की याद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह हम बात करें मंदिर की, तो मनाली में हडिम्बा माता का मंदिर स्थित है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में इसको बनाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि जा सकता है कि जो मनाली में हडिम्बा माता का मंदिर है किसने बनाया था, तो मनाली में जो हडिम्बा माता का मंदिर था वो राजा बहादुर सिंह ने बनाया था 1553 ईस्वी में। कुल्लू राजवंश की कुलदेवी भगवती डिम्बा को माना जाता है। जो कुल्लू का राजवंश है उनकी जो कुलदेवी है और डिम्बा माता जी हैं।
निरमण में, और निरमण में परशुराम मंदिर है। निरमण को कुल्लू का छोटा काशी कहते हैं। उजौरा में महिषासुर दमनी और विघ्नेश्वर महादेव के मंदिर स्थित हैं। तो ये है इसमें। अब यहाँ पे बात करें हम जो कुल्लू के बेस्ट प्लेस हैं, मनाली हो गया, आप सबको पता है कि मनु की नगरी है। मनाली का जो नाम पड़ा है मनु ऋषि के नाम पे पड़ा है, मनु की नगरी उसको बोला जाता है। तो मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की थी, मतलब मनाली से ही मनु ने जो था वो सृष्टि की रचना शुरू की थी। और इनका मंदिर भी है मनु ऋषि का। भीम ने डिम्बा से यहीं पे विवाह किया था। डोंगरी मेला भी यहीं पे मनाया जाता है। तो ये इसका मनाली का इतिहास है। मनाली 12 किलोमीटर दूरी पर सोलंग नाला है, तो घूमने लायक प्लेस है। सोलंग नाला हो गया आपका। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग की जो प्रतियोगिता है वो होती है, यानी स्केट का यहाँ पे वो कंपटीशन होता है। तो हम बात करें मनाली में 1961 में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया था। तो एक ऑप्शन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, माउंटेनरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो है हमारा मनाली में। तीसरा मणिकर्ण हो गया, गर्म पानी के चश्मे हैं। यहाँ पे देवी पार्वती की कान की मणि टूटकर गिर गई थी, तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। नग्गर हो गया। यहाँ पे क्या है, नग्गर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सौरी कला संग्रहालय है। रोरिक रूस का रहने वाला था। 1942 में इंदिरा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे। यह पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी थी। पहले जो थी नगर जो कुल्लू रियासत की राजधानी थी। बुंतर में हवाई अड्डा है, जो कि हारलामदी बुंतर में ब्यास, ये मैंने बता दिया है आपको कि हवाई अड्डा है। हारलामदी बुंतर में ब्यास नदी में मिलती है। मल्याणा हो गया, मल्याणा का खुद का जो है प्राचीन लोकतंत्र है, यहाँ सबको पता ही है। और यहाँ पे जो है शासन जो है जमलू देवता का शासन है। और जमलू देवता जो है परशुराम जी के पिता थे। पिता जगदम्बनी ऋषि को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि जमलू देवता परशुराम के पिता का नाम क्या था। परशुराम जी के पिता का नाम था जमलू देवता या जगदम्बनी ऋषि। तो ये प्राचीन जो है लोकतंत्र है। ये आपको जो अपने आप को खुद को जो है मल्याना के जो वासी हैं, आपको अपने आप को जो है जो क्या बोलते हैं उसका सिकंदर के वंश आपको खुद को मानते हैं। तीर्थन घाटी में यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो जो एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो तीर्थन घाटी में स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फेमस पर्सन ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हम यहाँ पे बात करें तो प्रताप सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग लिया था। धर्मशाला में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और निकोलस रोरिक हैं, रूसी कलाकार, जो नगर में आए थे 1947 में। आजीवन यहीं तक रहे हैं, मतलब ये नगर में ही रहे हैं। इसी तरह लालचंद प्यार्थी जी हैं, कुल्लू से मंत्री बनने के बाद पहले व्यक्ति लालचंद प्यार्थी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। एक ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। और कुल्लू के देश की कहानी भी इन्होंने लिखी है। डेमोग्राफी की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया कितने गांव है, कितना इसका वो है। लोकेशन ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है जितना भी था कुल्लू जिला के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास है हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। और अगर किसी को हमारी क्लास अच्छी लगी है या नॉलेजेबल लगी है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास जो हमने ली है वो डेमो के लिए ये क्लास ली थी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ आया है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जितना भी अभी ये जो वीडियो वगैरह होगी इसको हम अपनी नेक्स्ट उसमें डाल देंगे, जैसे यूट्यूब वगैरह पे होगा उसको हम पोस्ट करेंगे। बाकी आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।